मेरा नाम आमना है। मैं हैदराबाद में रहती हूँ। मेरे दो भाई थे, एक का नाम अलीम था और दूसरे का बासित। अलीम मेरे बड़े भाई थे, जिनका इंतकाल जब वो छोटे थे तभी सर पर चोट लगने की वजह से हो गया था। और दूसरे भाई का नाम बासित है, जो मुझसे 3 साल बड़े हैं और यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म हैं। मेरी अम्मी का नाम जैनब है और अब्बू का सरमद। मेरे अब्बू मेरी अम्मी के खालाजाद भी थे और दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था। वैसे तो अब्बू बहुत अच्छे हैं और सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पर थोड़े सख्त और शकी मिजाज हैं। वो अम्मी को कहीं भी अकेले जाने से मना करते थे और यही आदत मेरे भाई बासित में आई है। उसे भी बेवजह औरतों का मर्दों से मुखातिब होना सख्त बुरा लगता है। मेरे अब्बू एक अच्छी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं और अक्सर दूसरे शहर जाते रहते हैं। अब्बू के पीछे से अब्बू के सिर्फ एक ही दोस्त मुबीन और उनकी बीवी रायमा घर आती हैं। मेरी अम्मी की सहेली रोज बुर्का पहनकर हमारे घर आती, अपने चेहरे के साथ हाथ पैर भी छुपा कर रखती। वो मदनी बुर्के में होती थी कि हमें सर के बाल से पांव के नाखन तक उसके जिस्म का एक हिस्सा या शेप भी नुमाया ना होता। और तो और वो हमारे सामने कुछ बोलती भी ना और ना ही हमें उससे बात करने की इजाजत थी। लेकिन उसका कद काफी ऊंचा मर्दाना था। यह सिलसिला तब से शुरू हुआ था जब से अब्बा दूसरे शहर ऑफिस के काम से गए थे। जब से ही अम्मी की ये सहेली मंजर आम पर आई थी, जो रोज मिलने आ रही थी और बैठती भी अम्मी के कमरे में थी, और अम्मी उनके लिए घंटों कमरे में बंद हो जाती और हमें कमरे में आने की इजाजत ना थी। ये बात काफी शक्को शुबाहत वाली थी। एक रोज मैंने फैसला कर लिया कि अम्मी की इस सहेली की सूरत देख कर रहूंगी। मैं अम्मी की सहेली के आने से पहले ये कहती कमरे में चली गई कि मुझे नींद आ रही है, और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, अम्मी दरवाजे पर गईं। मैं अम्मी के कमरे में पलंग के नीचे छुप गई। थोड़ी देर गुजरी तो अम्मी अपनी उस सहेली के साथ कमरे में दाखिल हुईं और उसे कहने लगीं, आमना को अब शक होने लगा है। वो तो शुक्र है बासित घर नहीं होता, वरना कोहराम मच जाता। मैं अब तुम्हारी जुदाई नहीं सह सकती मेरी जान। मैं मिलने का कोई और रास्ता तलाश करूंगी जल्द, वरना सरमद मेरे बाबा को पता चल गया तो तुम जानते हो क्या होगा। अम्मी के जुमले मुझे शशतर कर गए जब उस शख्स ने अपना बुर्का उतारते उठाया, और अगले लम्हे ही मुझे शदीद झटका लगा, क्योंकि बुर्के के नीचे मेरी अम्मी की कोई खास मखसूस सहेली भी नहीं जो रोज घर आए, या ऐसी पुर इसरार नहीं कि किसी के सामने ना आए। मैं अम्मी की उस नई सहेली से परेशान थी, और अब जो मैंने देखा था, इसके बाद मैं मजबूर हो गई थी कि मैं बाबा को इस बात से आगाह कर दूं और अम्मी के मुतालिक बता दूं। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मेरे बाबा का शक गलत नहीं। मेरी वालदा ने पहले भी ऐसा कुछ न कुछ किया होगा जिससे वो शक करने के आदी हो गए होंगे। मैं कमरे में खूब रोई और सोचा कि बाबा को बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं खुद अम्मी को रंगे हाथों पकड़ूंगी। मेरी अम्मी में उस नई सहेली के आते ही इतना बड़ा बदलाव आया था कि हर वक्त खामोश और उदास रहने वाली अम्मी अब खुश रहने लगी थी, और तो और उनके आते वक्त बेचैनी से टहलने लगती। मैं अब अपने आप को ऐसा जाहिर करने लगी थी जैसे मुझे अम्मी और उनकी सहेली में कोई दिलचस्पी ही ना हो। मैं लाउंज में बैठी एक रिसाला पढ़ रही थी जब अम्मी घड़ी देखती वापस टहलने लगी, और मैं अम्मी की बेचैनी मुलाहिजा करने लगी। मुझे अम्मी की ये बेचैनी और ये हरकतें नफरत अंगेज लग रही थी। मुझे बहुत तकलीफ थी कि मेरी माँ खराब किरदार की औरत है, ये सोचना भी जानलेवा था। वक्त पूरा हुआ तो अम्मी की बेचैनी मजीद बढ़ गई और वो लाउंज से निकलकर शहर में चली गईं। मजीद 5 मिनट गुजरे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी की बेचैनी खत्म हुई और मेरी शुरू। मैं पहलू बदलते इंतजार करने लगी। जब अम्मी के साथ मुबीन अंकल घर में दाखिल हुए, मैंने सवालिया नजरों से अम्मी को देखा, जिन्होंने मुझे सर पर दुपट्टा लेने का इशारा किया। मुबीन अंकल के हाथ में खाने पीने की थैलियां थी, जिनमें अमरूद, सेब और केक था। मैं सारा सामान उठाकर किचन में ले गई, और कोई और मौका होता तो मैं उनकी आमद पर खुश होती। मैंने किचन में आकर केक का डब्बा खोला तो वो रेड वेलवेट केक था, जो मेरी अम्मी को बहुत पसंद था। मैंने किचन से बाहर झांका तो अम्मी मुस्कुराकर मुबीन अंकल की कोई बात सुन रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने देखा फल में अमरूद और सेब है, और ये दोनों भी अम्मी के पसंद के फल थे।
मैंने बेयकीनी से वापस बाहर झांका जहां अब अंकल हंस रहे थे। मैंने तो कभी ये बात महसूस ही नहीं की थी कि अंकल हमेशा रेड वेलवेट केक क्यों लाते हैं। अम्मी का पसंदीदा है इसलिए। ये बात नाकाबिले यकीन थी पर सच थी। धोखा हमेशा सबसे करीबी और भरोसेमंद इंसान से ही मिलता है। अब्बू के साथ भी तो यही हो रहा था। उनका सबसे अजीज दोस्त और अम्मी, मेरा दिल किया वो केक ले जाकर अंकल के मुंह पर दे मारूं, जो मुस्कुरा रहे थे। और मेरी अम्मी जो कुछ देर पहले बहुत बेचैन थी, अब सुकून से बैठी थी। एक और बात चौंका देने वाली थी कि वो हमेशा अपनी अहलिया के साथ आते थे, लेकिन अब्बू की गैर मौजूदगी में अकेले आए थे। मैंने खुद पर जबर करते चाय का पानी चढ़ाया और उन्हीं की तरफ देखने लगी, जो अब काफी संजीदा थे। मैंने झुककर उनकी टांगें देखना चाही, पर टेबल होने के बायस ना देख सकी। मैं चाय लेकर बाहर गई और उन्हीं के साथ बैठ गई। मैं उन्हीं की तरफ मतवज्जे थी कि मेरी मौजूदगी में अंकल खामोश हो गए। मैं उन दोनों को सवालिया नजरों से घूरने लगी। जब अम्मी ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया, मुझे उनकी दीदा दिलेरी पर हैरत हुई। वो जो कल तक बुरके में छुपकर मिलते थे, बेखौफी से मेरे सामने मिल रहे थे। मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैंने कहा कि मेरे सामने बात करने में क्या हर्ज है। मैंने महसूस किया कि मेरी बात अंकल को नागवार गुजरी, जबकि अम्मी के चेहरे का रंग भी तब्दील हुआ है। अम्मी ने मुझसे गुस्से से कहा, कमरे में जाओ। मैं कुछ ना कह सकी आगे से और कमरे में चली गई। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। सबूत ढूंढने के चक्कर में मैं बात मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए बिना सोचे समझे मैंने बाबा को कॉल मिलाई, जो तीसरी बेल पर उठा ली गई और उन्हें बताया कि बाहर मुबीन अंकल आए हैं अकेले। पर उन्होंने मेरी बात का नोटिस ना लिया और कह दिया कि वो कोई काम की बात करने आए होंगे। मैंने अब कुचलते एक लम्हे में फैसला किया और बाबा को कहा कि आपकी गैर मौजूदगी में रोज अम्मी की एक सहेली आती है, जिसके साथ अम्मी घंटों कमरा बंद करके बैठी रहती हैं, और तो और न हमें उन्हें देखने की इजाजत है न बात करने की, जबकि वो आंटी की शक्ल में छुपा अंकल है। और मैं कह ही रही थी जब अबू गुस्से से चीख पड़े, ये क्या बकवास कर रही हो। उनका चीखना था कि मैं रोने लगी। मैं सच कह रही हूं बाबा, चाहे तो कसम ले ले। अम्मी उसके आने के वक्त इंतजार में बेचैनी से टहलती रहती हैं और उसके जाने के बाद बहुत खुश खुश रहती हैं। अगर वो वाकई औरत ही है और पर्दा करती है तो मेरे सामने क्यों नहीं आती? पर वो औरत है ही नहीं, मैंने रोते हुए कहा। तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कितने बजे आती है इसकी सहेली? अब्बा का लहजा बेइंतहा सर्द था। एक लम्हे के लिए मैं खौफजदा होकर ये सोचने लगी कि कहीं मैंने अब्बा को बताकर गलत तो नहीं कर दिया। अब्बा ने दोबारा अपनी बात पर जोर देते पूछा कि कब आती है वो? तो मैंने बताया दोपहर 12 बजे और बासित भाई के यूनिवर्सिटी से आने से पहले चली जाती है। आगे कोई भी बात किए बगैर अब्बा ने फोन काट दिया और मैं घबराहट से कमरे में टहलने लगी। मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो अंकल अब भी संजीदगी से कोई बात कर रहे थे और अम्मी बगौर उन्हें सुन रही थी। मैं सोचने लगी कि अगर अम्मी की वो सहेली अंकल ही हुए तो क्या होगा। अंकल चले गए। मैंने रात का खाना अपने कमरे में खाया। अम्मी ने बाहर खाने पर बुलाया तो मैंने इनकार कर दिया। सुबह भी मैं कंफर्टर में घुसी रही और कमरे से बाहर नहीं निकली। 11 बजे के करीब अपने लिए नाश्ता बनाने आई तो देखा अम्मी दम बिरयानी बना रही हैं, वो भी सुबह वजह तो मैं खूबी जान गई थी। फिर भी पूछा, ये बिरयानी क्यों बना रही हैं सुबह सुबह? मेरा पूछना था कि अम्मी के होंठों पे मुस्कुराहट रेंग गई। उनके चेहरे पे अलग ही चमक थी। मैं जबत किए देखने लगी। सुकून से बोली कि मेरी सहेली आ रही है, उसके लिए। मैं बिना नाश्ता लिए किचन से निकल गई। मेरी अम्मी ने मुझे पीछे से आवाज दी तो भी नजरअंदाज किए अंदर चली गई। फिर दोबारा कमरे से ना निकली। अम्मी मुझे डांटते मेरा नाश्ता कमरे में रख गई। उनके पास इतना वक्त भी ना था कि वो एक नज़र मेरी रोती सुर्ख आंखें ही देख ली। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे स्याह आंचल नजर आया। उनकी सहेली आ चुकी थी। मैं बेड पर औंधे मुंह लेट गई। आधा घंटा गुजरा था जब मेरा फोन बजा तो देखा भाई का फोन था। मैंने फोन उठाया तो उन्होंने मुझसे दरवाज़ा खोलने का कहा। मुझे हैरत हुई कि वो यूनिवर्सिटी से कैसे जल्दी आ गए। मैं बाहर निकली। अम्मी के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैं बाहर गई, दरवाज़ा खोला तो सुन पड़ गई। भाई के साथ बाहर अब्बू भी खड़े थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। भाई ने अब्बू का बैग घर के अंदर रखा और अब्बू अंदर चले गए।
अब्बू ने कमरे का दरवाज़ा नहीं बजाया, बल्कि किचन से चाबियों का गुच्छा उठा लाए। भाई और मैं अब्बू के पीछे थे। मेरा दिल जोरों शोर से खौफ से धड़क रहा था। अब्बू ने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर का मंजर देखकर हम तीनों की सांसें अटक गईं, जबकि अंदर मौजूद दोनों नफूस की भी रूह परवाज करने वाली थी। अंदर का मंजर इस कदर घटिया था कि मेरी अम्मी अब्बू की शादी एक तरफा मोहब्बत से हुई थी, जबकि अम्मी अब्बा से शादी पर रजामंद न थी। पर नाना नानी ने जबरदस्ती शादी कर दी। शादी के बाद कुछ अरसा मुश्किल हुई, फिर अम्मी एडजस्ट हो गई। शादी के 1 साल बाद अब्बू अम्मी के यहाँ एक लड़की की पैदाइश हुई। अम्मा उस लड़के को देखते ज़ारों के तार रोती। अब्बा तो बेइंतहा खुश थे। उन्हें बेटे की बहुत ख्वाहिश थी और अल्लाह ने उन्हें बेटे से नवाजा था। वो अम्मी पर शदीद गुस्सा करते कि इनका रोना घर की बरकत ख़त्म कर देगा। मेरी अम्मी मेरे बड़े भाई अलीम के लिए हद दर्जा हसास थी। वो मेरी फुफ्फो के पास भी अलीम को ना छोड़ती थीं। अब्बू अपने साथ कहीं ले जाना चाहते तो हंगामा बर्पा कर देती। फिर अब्बू को ये बात खटकने लगी, लेकिन अम्मी हर बार ये कहकर टाल देती कि वो एक लम्हा भी अलीम भैया के बगैर नहीं गुजार सकती। खानदान में उनकी इस हरकत से सब चिढ़ने लगे। उन्होंने अलीम भैया को भी अपनी इस कदर आदी बना लिया था कि वो अब्बू से खौफजदा होकर अब्बू से दूर भागते थे और अब्बू के सामने कमीज उतारने से भी कतराते थे। अलीम भैया जब 4 साल के हुए तो बासित भाई पैदा हुए। बासित भाई के मामले में अम्मी ने ऐसा नहीं किया। वो बासित भाई को किसी की भी गोद में दे देती। बासित भाई के हिस्से की तवज्जो भी वो अलीम भैया पर देती थी। अलीम भैया से भी खानदान में सबका लगाव खत्म हो गया था। हर कोई बासित भाई को ही पुकारता। ये सब देखते बढ़ते ज़हन के अलीम भैया और ज़्यादा हसास हो चुके थे। अब्बू भी उनको नज़रअंदाज कर देते और उसका जिम्मेदार अम्मी को ठहराते। वक्त गुजरने लगा, बासित भाई भी बड़े होने लगे और सबकी तवज्जो और मोहब्बत का मरकज़ बन गए। अब्बू के तो सबसे ज़्यादा लाडले थे। बासित भाई के बाद मैं इस दुनिया में आई तो 2 बेटों के बाद एक बेटी पाकर अब्बू खुशी से झूम गए और बासित भाई से ज़्यादा मैं तवज्जो का मरकज़ बन गई। लेकिन सिर्फ अम्मी की मोहब्बत, तवज्जो और लाड का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ अलीम भैया रहे। वो सारा दिन अम्मी के पल्लू से चिपके रहते। कोई आता तो अम्मी के पहलू में छुप जाते। अब्बू अम्मी के इस रवैये के साथ अब अलीम भैया से भी खुसूसी चिढ़ महसूस करते थे। एक रोज़ उन्होंने अम्मी पर बहुत गुस्सा किया कि उनकी बेजा मोहब्बत और तवज्जो ने अलीम भैया की शख्सियत को बिगाड़ दिया है। उनको अलीम भैया की फिक्र नहीं, क्योंकि जो मोहब्बत उनको अलीम भैया से थी उस पर अम्मी ने सर चादर उड़ा दी। लेकिन अम्मी ने ये सब ना छोड़ा और दूसरे बच्चों की हक तलफी की तो अब्बू उन्हें तलाक दे देंगे। अब्बू की इतनी बड़ी बात सुनते ही अम्मी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो अब्बू से ऐसी बात की तवक्को भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद उन्होंने बासित और मुझ पर तवज्जो देना शुरू की, लेकिन अलीम भैया अफजल रहे। इस अरसे में मेरा अकीका रखा गया। तकरीबन अभी जारी ही थी कि कुछ तैयार ख्वाजा सराब भीख मांगने घर के अंदर दाखिल हो गए। बच्ची की पैदाइश की खुशी में कवाली के साथ थोड़ा गाना गाया। उन सब के दौरान भी मेरे बड़े भैया अम्मी से चिपके थे। जब एक ख्वाजा सरा जो उनमें उम्र में ज्यादा था वो मुस्तकिल अलीम भैया को देखने लगा। उसने अब्बू से कहा कि वो उनके बड़े बच्चे से मिलकर उसे दुआ देना चाहता है। तो अब्बू मुस्कुराते अलीम भैया को लेने गए तो अम्मी ने भेजने से इनकार कर दिया। अब्बू गुस्सा हुए और भैया को इस ख्वाजा सरा के पास ले जाने लगे तो अम्मी ने रोना शुरू कर दिया। सब अम्मी के रोने पे हैरान थे कि वो इतनी सी बात पर क्यों रो रही हैं। लेकिन अब्बा उनको गुस्से से घूरते अलीम भैया को ले गए तो ख्वाजा सरा ने कुछ लम्हे बाद ताली पीटते कहा कि यह हमारी बरादरी का है। ये कहना था कि अम्मी की रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। अब्बू समेत सबके सरों पर जैसे आसमान गिर पड़ा। अब्बू बेयकीनी से अम्मी को देखने लगे, इसलिए वो बचपन से उनको भी अलीम भैया के करीब नहीं आने देती थी। बहुत सी बातें वहां खड़े बहुत से लोग कर रहे थे। जब अब्बू से गुस्सा जब्त ना हुआ तो उन्होंने वहां टेबल पर रखे सारे बर्तन फेंक दिए। अलीम भैया डर कर अम्मी के पास जाने लगे तो अब्बू ने उनका हाथ पकड़कर वापस ख्वाजा सरा के टोले की तरफ धकेल दिया और कहा कि अपने साथ लेकर निकल जाओ। वो ख्वाजा सरा अलीम भैया को रोते देखकर अफसोस से अब्बू को देखते जबरदस्ती वहां से अलीम भैया को ले जाने लगे तो अम्मी बुरी तरह रोने लगी। नाना नानी ने आगे बढ़कर कुछ बोलना चाहा
तो फूफो ने झिड़क दिया और कहा कि वो वहीं का ही है, उसे अपने साथ रखकर पूरे खानदान की बदनामी नहीं झेल सकते। घर में जहां तकरीब चल रही थी, अब वहां अम्मी का रोना पीटना था। उसके बाद सब में ये मशहूर कर दिया कि अलीम भैया का इंतकाल हो गया। अम्मी ने उसके बाद हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया। वो अब्बू से इस कदर बदजन हुई कि दोबारा अब्बू से मोहब्बत भरे 2 बोल ना बोले, ना ही अब्बू की मोहब्बत को कबूल किया। बासित और मुझसे भी वो खींची खींची रहती, और वजह सिर्फ ये थी कि अब्बू हमसे मोहब्बत करते थे, इसलिए वो हमसे अपनी मोहब्बत जाहिर नहीं करती थी। शायद ये अब्बू से इंतकाम था। फूफो से भी अम्मी को खुसूसी चिढ़ थी, जिससे सब वाकिफ थे। वो सलाम के जवाब के अलावा फूफो को किसी बात का जवाब नहीं देती थी। चूंकि फूफो उम्र और रिश्ते में बड़ी थी, इसलिए कई बार अम्मी को जलील भी कर देती थी, पर अम्मी की जात पर रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता था। सालों इसी खलिश में गुजर गए, पर अम्मी अब भी वहीं की वहीं ठहरी थी। हमें भी बचपन से यही बताया गया था कि अलीम भैया का इंतकाल हो गया। कमरे के अंदर का मंजर कुछ यूं था कि अम्मी बेड पर बैठी हुई थीं और दूसरा वजूद अम्मी की गोद में सर रखे लेटा था और अम्मी उसके सर में सहला रही थी। कमरे का दरवाज़ा अचानक खुलने पर वो दोनों चौंके। अम्मी का रंग खौफ से सफ़ेद हो गया, जबकि मेरे भाई बासित की आंखों में खून उतर आया। जबकि अब्बा पत्थर के बने खड़े थे और मैं उस दूसरे वजूद को देख रही थी जो शक्ल और सूरत से अब्बू का अक्स लग रहा था, बस जिसामत में पतला था और उसकी दाढ़ी नहीं थी। बासित भाई गुस्से से आगे बढ़ने लगे तो अब्बू ने रोक दिया और खुद आगे बढ़े। अब्बू ने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि अम्मी फौरन दरमियान में खड़ी होती चिल्लाईं, अगर आपने इसे हाथ भी लगाया सरमद, तो मैं वो कर गुजरूंगी जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। बासित भाई और मैं बेयकीनी से अम्मी को देख रहे थे, जो इस हरकत के बाद अब्बू पर ऐसे चिल्ला रही थी। हमने कभी अम्मी को ऐसे चिल्लाते नहीं देखा था। उस दिन मैंने बेड के नीचे से मर्दाना पांव देखे थे, पर मुझे इल्म न था कि शक्ल अब्बू जैसी होगी। बहुत झेल लिए मैंने और मेरे बच्चे ने आपके जुल्म, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप तलाक देना चाहते हैं दे दें, पर मैं इसे खुद से दूर नहीं करूंगी। बच्चे के लफ्ज पर मैं और भाई दोनों खटके थे, जबकि अम्मी के पीछे खड़ा वो लड़का संजीदगी से अब्बू को देख रहा था। अम्मी के चिल्लाने की परवाह किए बगैर अब्बू ने अम्मी को एक तरफ किया। सरमद, अगर आपने, अम्मी कह ही रही थी कि अब्बू ने उस लड़के के सामने खड़े होते बोलना शुरू किया, कहाँ चले गए थे तुम? वो सर ता पैर उसे देखते कह रहे थे, जबकि वो लड़का अब भी वैसे ही संजीदगी से खड़ा था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, वो लोग तुम्हें ले गए दूर, मैंने बहुत ढूंढा था तुम्हें। अब्बू उस लड़के को कंधे से थामे रोते हुए कह रहे थे। अम्मी रोते हुए गिरने लगी थीं जब बासित भाई ने उन्हें थाम लिया। मैं अब भी वही ख्वाजा सरा हूं जिसे आप फेंक चुके हैं, वो इंतहाई तलखी से बोला। तो एक और बेयकीनी का पहाड़ हमारे सरों पर गिरा। वो दिखने में लड़का था, पर उसकी आवाज़ कुछ जनाना थी। अब्बा ने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया और रोते हुए कहने लगे कि मैं उस वक्त उस हकीकत को कबूल नहीं कर पाया था। तुम्हारी माँ ने सालों मुझसे तुम्हारी हकीकत छुपाई थी, मुझे भी तुम्हारे करीब ही नहीं आने दिया था। मैं उस वक्त ना समझी और जज्बात और गुस्से में फैसला कर गया था, लेकिन बाद में मुझे कुछ ही दिनों में एहसास हुआ था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम मेरी पहली औलाद हो, अगर तुम में कमी है तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैंने बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिले। वो लोग न जाने तुम्हें कहाँ ले गए थे। मैंने तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगने की भी बहुत कोशिश की, पर हिम्मत ना हुई। वो कहते साथ अलीम भैया के गले लग गए, जो खुद भी रो रहे थे। तुम पहले क्यों ना मिले मुझसे, क्यों छुपाया तुमने मुझसे? अब्बू शिकवा कर रहे थे। आज उनके कंधे झुके हुए थे। उन्होंने अम्मी को गले लगाया तो वो भी अब्बू के गले लग के रो दी। काफ़ी देर बाद मैं और बासित भाई जो खामोश खड़े थे, अम्मी ने हमें पास बुलाया। हम अलीम भैया से मिले, उन्होंने हमें प्यार किया। मैंने बाद में बहुत रोते अपनी अम्मी से अपनी गलत सोच की माफ़ी मांगी। अब्बू ने अलीम भैया के मना करने के बावजूद उन्हें ज़बरदस्ती डांट कर घर में रोक लिया। अब अब्बू की ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत का मरकज़ अलीम भैया रहते हैं और अम्मी की मैं और बासित भाई। प्यारे लोगों, गुस्सा इस्लाम में हराम है, तो हराम शय कैसे अच्छी हो सकती है? कभी कभी गुस्से में किए गए वक्ती जज्बाती फैसले आपके और आपके अपनों के लिए दुख का बायस बनते हैं।